दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, चूँकि कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए जो है खेद व्यक्त करता हूँ। अब हम आगे, चूँकि संविधान हम लोग पढ़ रहे थे, तो सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे, क्या चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले दो एक चीज़ें बता दें हम आपको। चूँकि यूपीएसआई और यूपीपी का टेंडर जारी हो चुका है और इसके जो है फॉर्म कुछ दिन में निकलने वाले हैं और यूपी पेट का जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है आपका, तो इस लिहाज से हम लोग एक युद्ध स्तर पर तैयारी करने का काम करेंगे। और एक चीज़ दिमाग में आप बना लीजिए कि हमको करना क्या है। हमको करना ये है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो इतना मन से पढ़ें, क्योंकि जीएस एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप जितना वर्क करेंगे वो उतना ही निखार मिलता चला जाएगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, हमेशा लोग कहते हैं कि हम प्यार में हद से गुजर गए, लेकिन दोस्तों जानते हैं वास्तव में आपको प्यार में हद से नहीं गुजरना है, हद से गुजरना है पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई में अपना जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी तरीके से अगर आप उसमें लगाएंगे तो आप हमेशा से ही सफल रहेंगे और हमेशा आप जो है अच्छे फलते फूलते रहेंगे। दूसरी चीज़ कि हम एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लें या इस पढ़ने से निकल जाएगा, तो इस समय देखिए दोस्तों, कंपटीशन का स्तर बहुत ही बढ़ चुका है। तो हमको एक अच्छा नॉलेज अगर गेन करना है तभी हम एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो एक कोड के साथ हम शुरुआत करते हैं। मुझसे ऐ गर्दिशे दौरान उलझ, मैंने हर मोड़ पे जीने की कसम खाई है। तो अगर आप ये जीने की कसम खा चुके हैं कि हमको आगे बढ़ना है, तो कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट आपको रोक नहीं सकता है। और इसी के साथ हम अपने चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत, जो हमारे संविधान में जो भी कहाँ कहाँ से चीज़ें क्या ली गई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान का जो लगभग 250 अनुच्छेद है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया जा चुका है। अब आप जानते ही हैं कि 1935 में 250 अनुच्छेद 1935 से लिए गए हैं और ये 250 अनुच्छेद कुछ तो सेम के सेम ले लिए गए हैं, लेकिन कुछ में परिवर्तन करके उनको शामिल किया गया है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत, क्योंकि विदेशी स्रोत ही हमको पढ़ना ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संविधान में जो है लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उसमें से कुछ देशों से हमने चीजें ग्रहण की। आइए उसकी शुरुआत करते हैं, देखा जाए तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश संविधान में दोस्तों पहली चीज तो ये है, संसदीय शासन पद्धति ली गई है। अब आप जानते ही हैं कि भारत का संविधान संसदीय है, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। इसी राज्य में भी होता है, एक राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। हालांकि कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं भी होती है, ठीक है। दूसरे देखेंगे हम द्विसदनीय व्यवस्था। अब आप सदन तो 2 जान गए, एक जो है लोकसभा, एक राज्यसभा है। लोकसभा अनुच्छेद जो है 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। अब देखिए विधि का शासन, जो विधि बनेगी उसके अनुसार शासन होगा। ये चीजें भी हमने कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया दोस्तों। फिर उसके बाद देखेंगे एकल नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एकल नागरिकता हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अभी आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप कैसे है? क्योंकि वहां पर अगर आप राज्य में रहेंगे, जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है, और अगर जिस देश के निवासी हैं उस देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। इस तरीके से कितने प्रकार की नागरिकता होगी? 2 प्रकार की। इसलिए अमेरिका में कैसी नागरिकता है दोस्तों? दोहरी नागरिकता। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में एकल नागरिकता है पूरे, क्योंकि भारत की नागरिकता दी जाती है, ना कि किसी प्रदेश की नागरिकता दी जाती है। हाँ, जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर में 2 तरह की नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर की आपको नागरिकता लेनी पड़ती थी और इंडिया की भी नागरिकता लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से 370 हटा है और जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण हिस्सा बना है, तब से जो है ये व्यवस्था हटा दी गई है। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। सारी जो शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद के हाथों में, या हम कह सकते हैं कैबिनेट के हाथों में है। तो कैबिनेट या जो लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मिलके जो कानून बनाते हैं, तो ये सब के हाथ में मजबूती रूप से शक्तियां हैं। और राष्ट्रपति हमारा क्या है, अंतिम में जब विधेयक आएगा तो उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए राष्ट्रपति के पास ले आता है। अब वही समझ लीजिए घर में
जो बाबा का रोल होता है कि बाबा पैसा निकलवाना है बाबा खाता में से, तो बाबा दस्तखत करवा लीजिए, यही रोल होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का, ये सेम जान लीजिए। और जानते हैं क्योंकि हाँ राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति जो है 111 अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयक को रोक सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको दस्तखत कर सकता है, या उस पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये सारी चीजें राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और जिस अधिकार के बलबूते पे आप कोई भी अधिकार हक जताते हैं वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। दूसरा उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार, उद्देशिका को हम प्रस्तावना बोलते हैं, और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया। यहाँ पर फंसाता है दोस्तों क्वेश्चन, फंसाता क्या है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसमें कंफ्यूजन मत हो आप लोगों को। तीसरी चीज स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। क्योंकि आप जानते होंगे एक अनुच्छेद आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 50, उसमें भी कहा गया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो आप इससे ये क्लियरिटी तो आपको हो ही गई होगी कि इसका मतलब कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इससे क्लियर हो गया होगा कि हमारे देश की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। इसके बाद जनहित याचिका, ये दोस्तों बाद में जोड़ी गई है। जनहित याचिका अमेरिका की देन है, और भारत में जनहित याचिका को लाने वाले जो हैं पीएन भगवती जी हैं, जो जनहित याचिका को इंडिया में लाए थे। और जनहित याचिका क्या होती है, किसी जन समुदाय या किसी वर्ग पर कोई भी विपत्ति या कुछ भी कोई जुल्म ढा रहा है तो उसको लेके आप जो है अगर उस पे उसके लेके केस वगैरह करते हैं तो वो जनहित, जन का हित होता है, तो वो जनहित याचिका होती है। भारत में इसके जो श्रेय करता है लाने वाले जो हैं वो पीएन भगवती जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, ठीक। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, दोस्तों आप लोग जानते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ये जो है हमारे यहाँ अनुच्छेद 137 में दिया गया है इसका प्रावधान। न्यायिक पुनर्विलोकन ये होता है, जैसे दोस्तों क्या हुआ कि कोई मान लीजिए कोई नई घटना हो गई और उस पर कोई जजमेंट आ गया, ठीक है, तो वो जजमेंट उसके बाद वो एक कानून का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद उस टाइप की कोई कभी भी कोई घटना होगी तो उस पर वही जजमेंट डाला जाएगा। ये है आपका क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, आप जानते हैं हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद होता है, वो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। अब अगला है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जानते हैं दोस्तों आर्टिकल 360 में है, और 360 में वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि आप जानते हैं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर। पहला देखिए हमने अभी भी आपको बताया है कि जो ऑस्ट्रेलिया से है प्रस्तावना की भाषा ली गई है, विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। दूसरी चीज समवर्ती सूची, दोस्तों समवर्ती सूची देखिए हमारे जो संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं। एक सूची है भाई संघ सूची, एक सूची है राज्य सूची, एक सूची है समवर्ती सूची, ठीक है। तो इन तीनों में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जो अगला है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। और संयुक्त अधिवेशन की विशेषता हम आपको बता दें कि ये जब कभी मतभेद की स्थिति होती है किसी विधेयक के संबंध में तो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है, बुलाता है लोकसभा अध्यक्ष, और अध्यक्षता इसकी कौन करता है, बैठक की राष्ट्रपति करता है। अभी तक भारत में 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। एक बार 1961 में दहेज निवारण अधिनियम के संबंध में बुलाए थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक के संबंध में बुलाए थे आपके जो है मोरारजी देसाई। उसके बाद 2002 में आपके पोटा जो कानून आया था, अपराध नियंत्रण कानून पोटा जो आया था, उसके संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया था दोस्तों। इसके बाद देखिए शक्तियों का विभाजन, आप जानते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है, तो वो जो चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है कनाडा का। कनाडा में संघीय शासन प्रणाली, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि भारत का संघवाद किसके निकट है, तो बोला जाता है कनाडा के निकट है। तो जो संघीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से लिया है दोस्तों, वो हमने लिया है जो है कनाडा से। दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियां उसे बोलते हैं जैसे अभी हमने बताया कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें जो है जो प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार को मिलती है। तो ऐसे कहा भी जाना चाहिए, होता भी है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, केंद्र के अंतर्गत निहित है।
तो यही बोला जाता है जो अवशिष्ट जो अतिरिक्त जो शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत नहीं था, केंद्र के अंतर्गत नहीं थे। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा, हम थोड़ा आगे चलते हैं, अपने कार्यों पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप सफल रहेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा